नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। क्या कश्मीर को जिहाद के नाम पर आतंकियों की अय्याशी का अड्डा बनाया जा रहा है? आज हम इस पर करने जा रहे हैं खास बहस अपने मेहमानों के साथ। लेकिन आपको बता दें कि इसका खुलासा हुआ कैसे। आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लश्कर तैयबा का चीफ कमांडर और मोस्ट वांटेड आतंकी अबू दुजाना एक एनकाउंटर में मारा गया, और जब उसकी कुंडली इसके बाद खंगाली गई तो पता चला कि वो कश्मीर में दरअसल सिर्फ अय्याशी कर रहा था। आखिर कश्मीर को इन अय्याश आतंकियों से कब मिलेगी आजादी, यह है सवाल। और कश्मीर के लोग इन आतंकियों का चेहरा आखिर कब पहचानेंगे? ताबड़तोड़ गोलीबारी हो रही थी। सुरक्षा बलों ने मकान को चारों तरफ से घेरा हुआ था। पूरे एरिया पर आसमान से ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही थी। इतनी भीषण गोलीबारी हुई कि जिस मकान में आतंकी पनाह लिए हुए थे वो धू धू कर जलने लगा। मकान से उठती आग की लपटें और धुआं दूर से दिखाई दे रहा था। इसी मकान के अंदर छिपा हुआ था लश्कर तैयबा का चीफ कमांडर और पाकिस्तानी आतंकी अबू दुजाना और उसका साथी आरिफ नबी डार। अभी भी मूवमेंट है दूसरे बंदे की। मर गया है, खाली पूरा घर ही डालिए, कोई फायर नहीं करेंगे। यह एनकाउंटर हुआ जम्मू कश्मीर के पुलवामा के हड़कीपुरा गांव में। सुरक्षा बलों ने तगड़ी घेराबंदी करके लश्कर के खौफनाक आतंकी अबू दुजाना और आरिफ नबी का काम तमाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने इसके लिए आज तड़के करीब 4 बजे ही गांव में घेरा डाल दिया था, लेकिन ऑपरेशन शुरू किया सुबह करीब 8 बजे। आर्मी और हमने मिलकर जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन लगाया जट से, और 4 बजे तक, 4 सवा 4 बजे तक हमारा कॉर्डन लग गया था। उसके बाद फिर घर मालिक के साथ बातचीत हुई। उसने कहा कि टेरेस उन्हें बाहर आने नहीं दे रहे हैं। 2-3 घंटे में हमने लोगों को बाहर निकाला, और उसके बाद फिर जो है हमने एक्शन स्टार्ट कर दिया, और 2-3 घंटे के अंदर जो है 2 आतंकवादी मार दिए। We started firing and the quantum of fire from their side was very heavy today. It was retaliated and both were neutralized. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान का रहने वाला लश्कर कमांडर अबू दुजाना कितना खतरनाक आतंकी था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुरक्षा बलों ने अबू दुजाना को A++ कैटेगरी में डाला था। वो कश्मीर घाटी में 7 साल से एक्टिव था। दुजाना 3 दर्जन से ज्यादा आतंकी हमलों में शामिल था। दुजाना के सिर पर 15 लाख रुपए का इनाम था। अबू दुजाना का मारा जाना लश्कर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वो कश्मीर में लश्कर का चीफ था। हालांकि पुलिस और सेना का यह कहना है कि मोस्ट वांटेड पाकिस्तानी आतंकी पिछले साल भर से कश्मीर में अय्याशी करने लगा था। Dujana, you know, he had become more a nuisance in the area by way of, I don't want to use those words. He had become an eyesore for everybody, especially the girls in the area. It was his sweet will now to enter any house and do whatever he wanted to do. Yes, it's a big dent on the capability of Lashkar. Abu Dujana, but in his operational capability in the last 1 year or so, what we have seen, he was not involved in too many operations. Like the IGP mentioned, he was more of a nuisance. He was more involved in coercion and not many in terms of terrorist acts. So he was more of only enjoying himself here, जिसको हम कहते हैं ना कि वो अय्याशी कर रहा था यहाँ पर। अय्याश दहशतगर्द अबू दुजाना को इससे पहले भी सुरक्षा बलों ने कई बार घेरा, लेकिन वो भीड़ की आड़ लेकर बच निकला। लेकिन आज पुलवामा के हड़कीपुरा गांव में उसका खेल खत्म हो गया। मर गया है, खाली पूरा घर ही डालिए, कोई फायर नहीं करेंगे। बुरहान वानी के बाद अबू दुजाना एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। वैसे इस साल सुरक्षा बलों ने 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। दुजाना के बाद अब अगला टारगेट कौन है, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल यहां है कि कश्मीर को अय्याश आतंकियों से आजादी कब मिलेगी। मंजूर में इंडिया टीवी, श्रीनगर।
आज कश्मीर को कम से कम एक ऐसे अय्याश आतंकी से आज़ादी मिल गई जिसका नाम था अबू दुजाना। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, चरण साफरा जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं, डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब हैं, आप प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, और स्टूडियो में मेरे जनरल SP सिन्हा साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संबित, पहले आपका रुख करना चाहता हूं, आज इस पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री के ये A++ कैटेगरी का जो प्रोडक्ट था अबू दुजाना, इसकी क्वालिटी की पोल आज खुल गई। जिहाद के नाम पर कश्मीर में खून बहाने वाला अबू दुजाना दरअसल और कुछ नहीं, एक अय्याश था। पाकिस्तान से यहां पर आया और कश्मीर की बहन बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करने वाला यह अबू दुजाना, इसको आज जन्नत पहुंचाया है हमारे सेना के, पुलिस के और CRPF के जवानों ने। लेकिन सवाल यह है संबित कि ऐसे अबू दुजाना जो कि कश्मीर की महिलाओं के लिए, औरतों के लिए ही अजाब बन चुका था, इसके लिए भी पत्थरबाजी क्यों? आखिर क्यों इसका असल चेहरा हमारे कश्मीरी भाई बहन नहीं पहचान रहे? देखिए, पहली बात है, मैं आपको बताऊं कि बुरहान हो या दुजाना, हम मारेंगे एक रोजाना, ये बिल्कुल स्पष्ट संकेत है। और जो लोग दुजाना जैसे आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं उनको भी ये संदेश मिल जाना चाहिए कि एक एक को रोज मारा जाएगा और छोड़ा नहीं जाएगा। आप देखिए, इस वर्ष में 2017 में ही अब तक जब हम डिबेट कर रहे हैं 120 आतंकियों को मार गिराया गया है। जून के महीने में 29 आतंकवादी, लगभग एक आतंकवादी प्रतिदिन मारा गया है। तो मैं तो मुबारक देना चाहूंगा भारतीय सेना को और इस सरकार को, जिन्होंने अपने जबरदस्त विचार के कारण एक ऐसी छवि बनाई है कि एक भी आतंकवादी को छोड़ा नहीं जाएगा। जहां तक आपका कहना है कि अबू दुजाना को आज जन्नत पहुंचा दिया गया है, मेरा मानना है कि वो जन्नत तो कभी नहीं जाएगा, वो नरक में जरूर सड़ेगा जाके। और जहां तक उसकी अय्यासियों का सवाल है, आप देखिए, ये सारे आतंकवादी जो हैं अय्यास तो हैं। कोई जो अय्यासी करता है वो धरती पर अय्यासी करना चाहता है और बाकी 72 हूरों के लिए यहां गोली खाकर, बम से अपने आप को उड़ाकर तथाकथित रूप से ऊपर जाके 72 हूरों के साथ अय्यासी करना चाहते हैं। तो अय्यासपन आतंकवाद के मूल में है। तो इसलिए केवल ये अबू दुजाना ही अय्यासी था, अय्यास कर रहा था, ये कहना उचित नहीं है। सारे ऐसे ही हैं, इनकी फिलॉसफी, इनकी आइडियोलॉजी ही फॉल्टेड है और गलत। लेकिन आज जब हमारे सेना के कमांडर साहब ने और जो IG कश्मीर है मुनीर खान साहब, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आपने अगर देखा हो, जनरल साहब आप उस वक्त हमारे साथ ही थे, उन्होंने कहा कि ये यहाँ के लोकल लोगों के लिए मुसीबत था, न्यूसेंस था। जिन लोगों ने इसके बरगलाने पर, इसको किसी ने अपने घर में रखा होगा, किसी ने इसको खाना खिलाया होगा, उसी इलाके में, उन्हीं आसपास के घरों में जाकर ये औरतों, महिलाओं, लड़कियों के साथ छेड़खानियां किया करता था, उनके साथ बेहुरमती किया करता था। मैं आपसे फिर वही सवाल पूछ रहा हूं, ये आज पूरी तरीके से कश्मीर में जिहाद नाम का जो जहर, जिहाद के नाम पर जो जहर घोला जा रहा है, वो आज पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। क्या उन लोगों को, उन पत्थरबाजों को भी अब कम से कम सबक नहीं लेना चाहिए जो ऐसे आतंकवादियों के लिए, ऐसे सांपों के लिए जो कश्मीर के आस्तीन में पल रहे हैं, उनके लिए पत्थरबाजी करते हैं जब सिक्योरिटी फोर्सेज इनका खात्मा करने पहुंचती हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे कितनी पीड़ा होती है, विस्मय होता है, दोनों होता है कि जब फौज बाढ़ के समय वहाँ के लोकल्स को मदद करती है, उस पर तो आप पत्थर फेंकते हो। और वो हैवान और वो शैतान जो अयासी का प्रतीक था, वो आपकी बहन को, आपके माँ को, उसके साथ जब दुर्व्यवहार करता है तो उसको आप कुछ नहीं करते। वहाँ के आवाम के लोग चुपचाप क्यों बैठे हैं? ऐसा क्यों सहते हैं? ऐसा अन्याय क्यों सहते हैं? कौन उनके लिए सही काम कर सकता है? हिंदुस्तान की सरकार या ऐसे ऐसे हैवान और अयाशी लोग जो पाकिस्तान से आते हैं और अयाशी करते हैं और ये चुपचाप सफर करते रहते हैं? शायद वो अबू दुजाना जैसे हैवानों की बंदूक का डर भी हो सकता है। बहुत से लोग इनकी बंदूक की गोली से डरते हैं, कोई भी आम आदमी डरेगा नहीं। आप तो फिर ये इसका मतलब हुआ कि आप फौज के बंदूक से नहीं डरते। आप फौज को, गाड़ी को किक मारते हो, राष्ट्रद्रोह करते हो, तिरंगा को इंसल्ट करते हो, लेकिन जो आपके साथ दुर्व्यवहार करता है उसको आप मूक तरीके से उसको एक्सेप्ट करते हो और उसको मनमानी करने देते हो। क्या यही समाज है? समाज एकजुट होके ऐसे निर्भरता को, ऐसे कायरता को, ऐसे दुर्व्यवहार को चैलेंज नहीं कर सकता। समाज को चाहिए कि चैलेंज करे और पाकिस्तान के ऐसे ऐसे जो हैवान हैं
उनको मौत के घाट उतारे। अच्छा, हमारे साथ रहमानी साहब भी हैं। रहमानी साहब, मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहता हूं, आज जो पता चला है इसके डोजियर में जो लिखा हुआ था अबू दुजाना, कि आपने अगर वो डोजियर भी पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान का है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान से आया, यहाँ पर कई सालों से रह रहा था, 7 साल से इसकी तलाश थी सिक्योरिटी फोर्सेस को, यहाँ इसने एक लड़की से शादी भी की, उसकी जिंदगी खराब की, उसके अलावा इसके 2 और गर्लफ्रेंड थी। उस डोजियर को मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ये मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ। और ये आज पकड़ा भी गया है तो इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि ये इसी तरीके से लड़कियों से बात करता रहता था, और इसने जब एक बार फोन अपना खोलने की गलती करी कल आधी रात को, उससे ही सुरक्षा बलों को इसका सुराग मिल गया। लेकिन ये असल चेहरा है वहां जो आजादी की तथाकथित लड़ाई के नाम पर हो रहा है। ये कश्मीर के लोगों का फायदा उठा रहा है। कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादी या तो बंदूक की नोक पर रखकर या उनको बरगलाकर कैसे उन्हीं की कौम को बर्बाद कर रहे हैं। क्या ये इसका असल चेहरा नहीं है? देखिए, पहली बात तो मैं ये अर्ज कर दूं कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है हम लोग उसे जिहाद नहीं मानते। कश्मीरियों के लिए वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की जंग है, और हमारे लिए आप नहीं मानते होंगे, लेकिन वहां जितने लोगों ने बंदूकें उठा रखी हैं वो तो मानते हैं। जाकिर मूसा तो खुल के कहता है वो तो हुर्रियत वालों के गले काटने की धमकी देता है और कहता है कि ये लड़ाई जो है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की लड़ाई है, जो कह गए पॉलिटिकल लड़ाई है उसे गले काट देंगे। एक जन सब, एक मिनट, नहीं, वो आप, मैंने तो किसी को डिस्टर्ब नहीं किया था, आप भी मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके बाकी पैनलिस्ट भी चाहते हैं। बोलिए, आप लोग मुझे सुनना क्यों नहीं चाहते? नहीं सुनेंगे, लेकिन जहां काउंटर करना होगा करना पड़ेगा। बात ये कि जो शख्स अय्याश हो जाए, जहां, फिर मुझे भी इजाजत दीजिएगा, आवाज बंद मत कीजिएगा फिर जब मैं काउंटर करूं तो। दूसरी बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि अय्याश जो हो जाए वो किसी किस्म का कोई मूवमेंट नहीं चला सकता, और ये बात आर्मी ने खुद तस्लीम की है कि 1 साल से ये कोई एक्शन में नहीं था, सिर्फ अय्याशी कर रहा था। तो अय्याश तो मुसीबत होता है पूरे समाज के लिए, उसका मारा जाना से उसका जन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका उस आइडियोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है जो इस्लाम की आइडियोलॉजी है। तो उसको आइडियोलॉजी का नाम देके गाली देने की जरूरत नहीं है। अय्याश बहुत लोग होते हैं और उसका किसी धर्म से, किसी समाज और किसी आइडियोलॉजी से लेना नहीं, इस्लाम से उसका नाता ना हो। परवर्जन होता है इसने बंदूक क्यों उठा रखी है का, ये पाकिस्तान से कश्मीर में क्या करने आया था रहमानी साहब? और ये पाकिस्तान से यहाँ बंदूक उठाकर क्यों आया था? किसके लिए आया था? आतंकवादी, किसके नाम पे आया था? आतंकवादी था, याशी कर रहा था, मारा गया। बहुत अच्छा है, कश्मीरियों को भी इसकी खुशी होनी चाहिए कि इस किस्म का एक आदमी जो उनके लिए न्यूसेंस वैल्यू रखता था वो मारा गया। इसकी खुशी कश्मीर के लोकल लोगों को भी होनी चाहिए। जहां तक पत्थरबाजी का ताल्लुक है, उसको किसी एक वाक़े से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है, उसको खाली बुरहान वानी या अबू दुजाना से देखने की जरूरत नहीं है। वह पूरा एक फिनोमिना है जो एक तकरीबन 1 साल से कश्मीर में जारी है। हमको उसके कोर जो रीजंस हैं उनको समझे जाने की जरूरत है। एक वाक़े से, एक एनकाउंटर से उसे जोड़ के हम देखेंगे तो इंसाफ नहीं करेंगे। फिर क्या कोर वैल्यू है तो वहां कश्मीर में एक प्रॉब्लम है। क्या कोर वजह है? आप समझा दीजिए। उन पत्थरबाजों की, साहब एक बार उनकी बात समझना चाहते हैं, आजादी चाहते हैं। रहमानी साहब आपकी पूरी बात समझना चाहता हूं, आप मुझे बता दीजिए वो पत्थरबाज क्या चाहते हैं? जब वहां पर आतंकवादियों को मारने के लिए हमारे सुरक्षा बल जाते हैं, वो उन पर पत्थर क्यों मारते हैं? क्या चाहते हैं वो? देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूं कि कश्मीर में एक मूवमेंट जारी है जिसे वो अपनी आज़ादी का मूवमेंट कहते हैं। हम उससे इत्तफाक नहीं करते, लेकिन वो उनका मूवमेंट है और उस मूवमेंट के लिए वो हमारी आर्मी के साथ बाकायदा जंग कर रहे हैं। हमारी सरकार ने बात तस्लीम की है कि देयर इज़ अ वार लाइक सिचुएशन। तो एक वार लाइक सिचुएशन है, उसमें जिसको जैसे बन पड़ रहा है वैसे वो लड़ रहा है। हम उसे गलत मानते हैं और सरकार भी गलत मानती है। यहाँ पैनल में जो लोग बैठे वो भी उसको गलत मानते हैं, नहीं, और वो गलत है। लेकिन उस गलती को दूर करने का जो तरीका है वो क्या है, इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। रहमानी साहब, रहमानी साहब, आपने 2-3 शब्द इस्तेमाल किया को रोकने की राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। मैं आपको संशोधित करना, संशोधन डालना चाहता हूं आपके वक्तव्य में। आपने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हिंदुस्तान के साथ हस्ताक्षर किया। वो एक लीगल इवेंट था, कानूनी प्रतिक्रिया थी। उसके बाद ये चैप्टर क्लोज्ड है।
उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का टूट हिस्सा हो गया। उसको कंट्रोवर्शियल बनाया किस राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की बात करते हैं? वो कौन था राजा? हरि सिंह उस समय राजा क्या शेख अब्दुल्ला थे? रहमानी साहब इतिहास जिहाद की बात करते हैं कि जिहाद नहीं है, इतिहास की बात नहीं करते हैं, 70 साल में इस्लाम की बात करते हैं। 70 साल से ये इतिहास हम भी पढ़ते आ रहे हैं सर। 1 सेकंड सर, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो सारा इतिहास ये नहीं जानते, इसको दोहराने की जरूरत नहीं। जनरल साहब, ये इतिहास यहाँ दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। जब भारत की संसद ये स्टैंड ले चुकी है कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है तो है, जब हमारी फौज वहां पर इस नाम पर आतंकवादियों के सामने गोली खाने के लिए डटकर मुकाबला कर रही है कि हम 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे, बल्कि जो जबरदस्ती पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रख रखी है उस पर बात होगी, हम उसको छीनेंगे, तो ये चैप्टर यहां बंद हो जाता है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि जब ये लोग, मैं आ रहा हूं संबित पात्रा आपके पास और हमारे साथ चरण सापरा जी भी हैं। चरण जी, आपके पास आना चाहता हूं, मुझे बताइए, हमारी फौज आतंकवादी का घेराव करने जाती है, हमारी फौज उस आतंकवादी को मारने जाती है जो आतंकवादी वहीं के लोकल कश्मीरी लोगों के लिए सरदर्द है, जो वहां के घरों में कभी भी घुस जाता है, ये वहां के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, किसी भी घर में दाखिल हो जाता है, उसकी जो मर्जी आता है वो करता है। उस आतंकवादी को मारने के लिए जब जाती है और मार डालती है, उसके बाद हमारी फौज पर पत्थर फेंके जाते हैं। एग्जैक्टली क्या इलाज है इसका? चरण सापरा जी, ये तो बात सरासर गलत है, सरासर गलत बात है कि उन पे पत्थर मारे जाते। मैं सबसे पहले हमारी आर्मी और हमारी सीआरपीएफ या जम्मू कश्मीर की पुलिस को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बड़े आतंकवादी को आज फिर मार गिराया है। और जिस स्थिति की आप अभी चर्चा हो रही, मैं सिन्हा साहब से सहमत हूं, और कहीं ना कहीं रहमानी साहब जो है वो राइट लेफ्ट दोनों तरफ हो रहे हैं। मेरे ख्याल से उनको स्पष्टता लानी चाहिए। आतंकवादी आतंकवादी होता है। आपने कहा है कि जिहाद जो है उसको आप नहीं मानते, आप उसको ऑथराइज नहीं करते हैं। वो जिहाद जो मानते हैं वो गलत मानते हैं और वो गलत तरीके से चल रहे, अय्याशी कर रहे हैं, और मरना उनकी किस्मत में लिखा है और हमारी आर्मी उनको मारेगी, मारती रहेगी। लेकिन ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजों का जो हल है वो तब निकलेगा जब आर्मी के एक्शन के साथ, सीआरपीएफ के एक्शन के साथ, एजेंसियों के एक्शन के साथ एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन भी निकलेगा। ठीक है। आज वहां की जो मौजूदा सरकार है, महबूबा मुफ्ती की सरकार, वो सरकार जब बनती है तब मुफ्ती साहब जिंदा थे, तब वो हुर्रियत का धन्यवाद करते हैं। साहब मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, आप अपनी बात पूरी करेंगे ब्रेक के बाद जब मैं लौटूंगा, लेकिन आपने पहले तो इस बात को स्वीकार किया कि वहां पर जो एजेंसियों का एक्शन हो रहा है, फिलहाल जब वहां पर स्थिति फौजी तरीके से जब फोर्सफुली कंट्रोल में आएगी, जब ये आतंकवादी तत्व जो हैं ये कुचले जाएंगे, उसी के बाद आप किसी पॉलिटिकल डायलॉग की बात कर सकते हैं। और पॉलिटिकल डायलॉग भी केवल वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान की सीमाओं के अंदर उन्हीं लोगों के साथ हो सकता है जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। यह है भारत सरकार का स्टैंड। इस पर बात करेंगे। संबित कुछ कहना चाह रहे थे, उनके पास भी चलेंगे एक ब्रेक के बाद। अबू जुदाना पाकिस्तान का एक अय्याश आतंकी, जिसे आज आजाद कर दिया इस दुनिया को आजाद कर दिया इस आतंकी से हमारी सेना ने। अबू दुजाना हमारे साथ संबित पात्रा हैं, कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। संबित बोलिए। देखिए, अभी रहमानी साहब ने बोला ये जिहाद का विषय नहीं है। मैं आपको 2 चीज़ों पे यहाँ आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। याद करिए, परसों एनआईए ने एक कैलेंडर डिस्कवर किया था जो प्रोटेस्ट का कैलेंडर होता है गिलानी का। उस कैलेंडर में लिखा था कि प्रोटेस्ट कैसा करना है, मस्जिद से इस्लामी गाने गाने हैं और मस्जिद में से ऐलान करना है कि इस्लाम की लड़ाई होनी है। ये जो है आपका कैलेंडर में ये बात रखी गई थी। दूसरी बड़ी बात जो है, आप देखिए कि जाकिर मूसा का वीडियो बार बार सामने आया। हाल फिलहाल में जाकिर मूसा का जो वीडियो आया उसमें भी जाकिर मूसा ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा है कि ये लड़ाई इस्लाम की लड़ाई है, ये कोई आजादी की लड़ाई नहीं है। इसमें पत्थर उठाना है, पत्थर मारना है, क्योंकि एक कैलिफेट का निर्माण करना है, जैसे आईएस की तरह एक कैलिफेट का निर्माण करना है। यहां भी अगर हम अपनी आंखों को बंद कर ले और जो असली लड़ाई जिहाद की हो रही है, जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की हो रही है, उस पर बात ना करें तो ये बेमानी होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, आप देखिए, जहां तक अय्यासियों का विषय, बिल्कुल सच कहा आपने,
और बिल्कुल सच कहा जनरल साहब ने। आप यह भी जानते हैं कि ये जो पत्थरबाज है, ये अलगाववाद लोग अपने बच्चों को तो विदेश भेजते हैं कि विदेश में जाके आप पढ़ाई करिए, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में, मगर जो दूसरों के बच्चे हैं उनको कैनन फॉडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तोप के आगे इनके बच्चों को भेजा जाता है। ठीक उसी प्रकार ये अय्याश आतंकवाद भी वैसे हैं, खुद तो अय्याशी करते हैं और दूसरों को कहते हैं एब्स्टिनेंस के साथ रहना है, ये अल्लाह की मैसेज है, आपको इस प्रकार से रहना है। और आपकी बात का जवाब मैं रहमानी साहब से जरूर लेना चाहूंगा। आपने 3-4 कई उदाहरण दिए जो अलग अलग बात इस बात को साबित करते हैं कि जिस भी किस्म का झगड़ा विवाद या उनकी भाषा में कहें तो आज़ादी की लड़ाई, तथाकथित आज़ादी की लड़ाई चल रही है, दरअसल इसका असल कैरेक्टर क्या है, दरअसल असलियत में चाहत क्या है। उन आतंकवादियों की चाहत जो वहां पर एक इस्लामिक खिलाफत बनाना चाहते हैं, क्या वही मंशा कश्मीर की आवाम की भी है, उन लोगों की है, उन पत्थरबाजों की है जो कि सेना के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पत्थर फेंकते हैं जब वो आतंकियों का उनका सफाया करने के लिए जाते हैं। बात करेंगे इस पर की बात। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आज हम चर्चा कर रहे हैं आज की एक बड़ी खबर पर। क्या जिहाद के नाम पर आतंकी जम्मू कश्मीर घाटी में अय्याशी कर रहे हैं, और इस पर आज बहस इसलिए हो रही है क्योंकि ऐसा ही आतंक का एक चेहरा अबू दुजाना आज मारा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसके मारे जाने के बाद यह बड़ा खुलासा किया कि दरअसल अबू दुजाना वहां के लोगों के लिए एक सरदर्द बन चुका था, एक अय्याश किस्म का आदमी था, लड़कियों को परेशान किया करता था और इस वजह से ही शायद उसका सुराग भी मिला। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त जब यह एनकाउंटर चल रहा था। 10 लाख के इस इनामी आतंकी जिसको सेना ने अपनी A++ कैटेगरी में डाल रखा था, इसे आज किस तरीके से घेर कर मार गिराया गया। ये वो घर है जिसमें अबू दुजाना अपने एक और साथी के साथ छिपा हुआ था और ये दोनों इस एनकाउंटर में मारे गए। इन लोगों ने वहां के बाशिंदों को जो उस घर में रहने वाले थे उनको बंधक भी बना लिया, उनको बाहर नहीं आने दे रहे थे। पहले सुरक्षा बलों ने उनको किसी तरह बाहर निकाला और फिर इन आतंकियों का सफाया किया। मेहमान हमारे साथ बने हुए संबित पात्रा, चरण सापरा, डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी और मेजर जनरल SP सिन्हा। ब्रेक से पहले कई उदाहरण संबित पात्रा ने दिए ये बताने के लिए कि दरअसल कश्मीर में आतंकवादी ने जो भी खून खराबा या दहशतगर्दी मचा रखी है उसके पीछे कम से कम इनकी सोच तो जिहाद है, इनकी सोच है कश्मीर को एक इस्लामिक खिलाफत बनाने की। मेजर जनरल SP सिन्हा, लेकिन जैसा डॉक्टर रहमानी ने इस पर आपत्ति दर्ज की कि इसको जिहाद ना कहा जाए, क्या नहीं कहना चाहिए? मैं सौरभ जी, मैं मिस्टर रहमानी से 6 प्रश्न पूछना चाहता हूं। आने वाले थे, मुझे उसका जवाब देना था। आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है रहमानी साहब, इसीलिए वो दुरुस्त हो जाए। मैं फिर आता हूं, आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है मिस्टर रहमानी। अच्छा मुझे बताया जा रहा है प्रॉब्लम हो गया शायद। नहीं जी हाँ आप शायद मुझे, क्योंकि वही बताया गया है हमारी टेक्निकल टीम से। जनरल साहब आपके पास आता हूं क्योंकि पहले उनको जवाब देना था। जी, आपने संबित पात्रा के सारे उदाहरण सुने। जो प्रोटेस्ट कैलेंडर मिला उसमें भी ये था कि ये मस्जिदों से ऐलान किया जाएगा, लोगों को उकसाया जाएगा पत्थरबाजी के लिए, हड़ताल के लिए। और ये बात तो हम 90 के दशक से देख रहे हैं रहमानी साहब। जब 90 के दशक में इस सब की शुरुआत हुई तब भी मस्जिदों से ऐलान किए जाते थे, तब भी मस्जिदों से ऐलान करके कहा जाता था कि हिंदू अपना घर छोड़ दें। अब आप मुझे बात करने दीजिए। जी हाँ, देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जिसे इस्लामी खिलाफत कहा जाता है, जिसे कैलिफेट संबित पात्रा जी बोल रहे हैं, हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। किसी एक मुसलमान को यहाँ खिलाफत का कोई ख्वाब किसी के दिमाग में नहीं है, इस्लामी रूल का किसी में नहीं है। और कश्मीर हमारी रियासत है, कश्मीर पूरा मुल्क नहीं है। कश्मीर के लोग अगर ये कहें कि हमको खिलाफत चाहिए तो जाहिर है कि वो एक दीवाने का ख्वाब हो सकता है।
बाकी देश के लोग मुसलमानों समेत कोई उसको तस्लीम नहीं करता। मस्जिदों से ऐलान इसलिए किया जाता है कि वही वहां के पब्लिक प्लेसेस हैं, उनकी मस्जिदें करती है। तो ये जिहाद, न कोई से जिहाद यहाँ नहीं मानता। अपनी जबान से कोई भी जिहाद कहते रहे, वो तो ISIS के लोग भी खुद को जिहादिस्ट कहते थे, हमने उनको भी कभी पूरे दुनिया के मुसलमानों ने। डॉक्टर रहमानी, ये बात आपने बड़ी अच्छी कह दी, माफ कीजिएगा, आपने बड़ी अच्छी बात कह दी कि हिंदुस्तान का कोई मुसलमान खिलाफत के ख्वाब नहीं देखता। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, मानता भी हूं आपकी बात को, लेकिन मैं सिर्फ कश्मीर की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के एक हिस्से कश्मीर की बात कर रहा हूं। अब आप मेरी बात सुनिए ना, ये कौन है फिर? ये कौन है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सैयद अली शाह गिलानी? ये कौन है मीरवाइज उमर फारूक? आप इनको अच्छी तरह जानते होंगे, इनकी तकरीरें सुनते होंगे। इनकी तकरीरों में कहां आपने नहीं पाया है? वो तो नारे लगाते हैं, पाकिस्तान से मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका क्या मतलब है? वो ठीक है ना, वो लोग कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन मूवमेंट इस मुल्क के कई सूबों में चल रहा है, आप उसको नजरअंदाज मत कीजिए। नॉर्थ ईस्ट में भी चल रहा है, साउथ में भी चल रहा है, नक्सलवाद भी मौजूद है। इसी तरीके से मजहब के नाम पर कहां चल रहा है डॉक्टर रहमानी? ये हमारे मजहब के नाम पर कहां चल रहा है? आप माफ कीजिएगा, मेरी मंशा इस्लाम के खिलाफ या हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ कोई तर्क पेश करने की बिल्कुल नहीं है। तो हमारे भाई हैं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो जहां अगर कहीं मजहब के नाम पर कोई देश के खिलाफ काम हो रहा है तो उसको वैसे ही बोलना चाहिए। जनरल सिन्हा। सौरभ जी, मैं रहमानी साहब से 6 प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो है वो रहमानी साहब सुन तो लीजिए, रहमानी साहब से मैं 6 प्रश्न पूछना चाहता हूं। 6 इकट्ठा बोलूंगा तो भूल जाएंगे। फेज 1 में करके पूछ लीजिए। मैं सिर्फ 3 फेज 1 में 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब विरोधाभास हो कि भारत राष्ट्र का हित या इस्लाम का हित में विरोधाभास हो तो कौन सुपीरियर है, भारत का राष्ट्र का हित या इस्लाम धर्म का हित? आप इसी बात का जवाब दे दीजिए, फिर आगे। बड़ा अब्सर्ड सवाल है ये, बहुत ही अब्सर्ड सवाल है। हमने इस सवाल ये हुआ अब्सर्ड सवाल, मैं अब्सर्ड सवाल है, यही मुख्य सवाल है, यही मुख्य सवाल है, भारत का हित पहले प्रश्न है। आप बताइए, आप लोग यही सवाल मैं आपसे सुनिए, हिंदू हित पहले या भारत हित पहले? जनरल सिन्हा जवाब दीजिए। भारत हित पहले है, पूछना चाहता हूँ, भारत हित पहले है, हित पहले या भारत हित? भारत हित प्रधान है मेरे मन में। भारत और इस्लाम का हित एक दूसरे से टकराता नहीं है, कहीं भी टकरा रहा है। अपने दिमाग कश्मीर में टकरा रहा है। वो कौन लोग हैं जो पत्थर फेंकते हैं? वो कौन लोग हैं जो लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस देते हैं? वो कौन लोग हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं? रहमानी साहब की बात कर रहे हो आप। सपरा साहब आपके पास भी आ रहा हूं मैं, 2 मिनट में आ रहा हूं। की जो ऐसा सोचते हैं, ये तंगनजरी है लोगों की जो ऐसा सोचते हैं। इस्लाम का हित भारत के हित से कभी नहीं टकराता। यदि आपके आंख मूंद लेने से सुर नहीं गायब हो जाएगा बादलों में। जो यथार्थ है, जो सच है, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। जनरल साहब आप धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पे राष्ट्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सोचिए रहमानी साहब, धर्म के नाम पे आप राष्ट्र के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मसले आप इस्लामी लोग, कुछ लोग इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, जनरल सिन्हा प्लीज रुक जाइए। संबित पात्रा जवाब दे रहे, उसके बाद चरण साहब। संबित पात्रा, रहमानी साहब आपने कहा था आपको इंटरप्ट ना करें, आपने कहा था आप इंटरप्ट नहीं करेंगे प्लीज। चाइना कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र की बुनियाद पे देश हित को नुकसान पहुंचाया जाए। नहीं पहुंचाने दिया जाएगा। जो आदमी ऐसा करेगा उसको जेल में डालो, हम आवाज उठाते हैं। आप भी ऐसा कह दीजिए। रुकिए, सुनिए जी संबित पात्रा। देखिए, पहली बात तो है, अगर आप बिल्कुल उठाते हैं नेशनल इंटरेस्ट। अरे सुन लीजिए रहमानी साहब। देखिए, पहली बात तो है, अगर आपको किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन में लाना है, किसी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, तो पहले उस प्रॉब्लम को तो समझिए। कश्मीर का प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हम इस्लाम को तो कुछ खराब नहीं कह रहे हैं, इस्लाम एक अच्छा धर्म है। हम लोग रेडिकल इस्लाम के विषय में बात कर रहे हैं। इस्लाम के नाम पर जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो लोग इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह के कि हम इस्लाम के नाम पे जिहाद कर रहे हैं, हम उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, तो रहमानी साहब को इस पे गुस्सा क्यों आना चाहिए? कोई भारत में तमाम इस्लाम के ऊपर तो आक्रमण नहीं कर रहा है। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या अलगाववादियों का जो अलगाववादी का सेपरेटिज्म हो, उसके जड़ में तो जिहाद है। आप जिहाद को सुनते ही तो परेशान क्यों हो जाते हैं? बात होती है उसमें हम हिंदुस्तानी मुसलमान भी सुन लीजिए,
हम हिंदुस्तानी मुसलमान रेडिकल इस्लाम क्यों नहीं कह सकते हैं भैया? पूरे विश्व में रेडिकल इस्लाम हो रहा है। नहीं, पूरे विश्व में रेडिकल इस्लाम हो रहा है। पहले तो डिबेट में मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप मेरे पर पत्थर मत फेंकिए। आप यहाँ तो जिहाद मत करिए कम से कम। रेडिकल हिंदू देखिए साहब, मैं तो आपको सुन रहा था, मैं तो आपके बीच में कुछ नहीं बोल रहा था। आप ये मानते हैं डिबेट में भी जिहाद कर देते हैं। तो रेडिकल हिंदू भी है। रहमानी साहब मुझे बताइए इसमें आपत्ति क्या है? मुझे बताइए इसमें आपत्ति क्या है? अगर किसी ने इस्लाम के नाम पर बंदूक उठाई है तो वो चरमपंथी है, तो वो कट्टरवादी है, करेक्ट, तो वो एक्सट्रीमिस्ट है एकदम। इसमें क्या गलत है इस बात को स्वीकार करने में? है तो यही बात संबित पात्रा कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं चाहिए। हम नहीं, संबित पात्रा ये बात नहीं कह रहे हैं, संबित पात्रा ये बात नहीं कह रहे हैं। तो आप आईएसआईएस के स्पोक्सपर्सन की तरह क्यों बोल रहे हैं? आप तो अच्छे आदमी हैं, आप ऐसे अलगाववादियों के और आतंकवादियों के स्पोक्सपर्सन की तरह क्यों बोल रहे हैं? इस्लाम रेडिकलाइज नहीं होता। आप एक अच्छे आदमी हैं, आप इस्लाम का समर्थन करिए, देश का समर्थन करिए, आप आतंकवादियों का समर्थन क्यों कर रहे हैं? रहमानी साहब क्या बात कर रहे हैं? इस्लाम रेडिकलाइज नहीं होता तो कश्मीर में क्या हो रहा है रहमानी साहब? जी चरण साहब आप सबको सुन रहे हैं। संबित जी आपके पास चरण साहब, सवाल ये है इस कश्मीर में आप लोग प्लीज बाकी लोग तो बोलने देंगे। रहमानी साहब, संबित जी प्लीज रहमानी साहब, मैंने सबका सुना है, इसीलिए आप सब सुनेंगे, मैं आपके पास आ रहा हूँ। चरण सापरा बोले प्लीज। चरण सापरा जिस कश्मीर में ISIS के झंडे खोले, रहमानी जी थोड़े शांत हो जाइए, बाकी लोग प्लीज, आप लोग रहमानी साहब प्लीज, आपने अपनी बात कह लिया, थोड़े से शांत हो जाइए प्लीज। चरण साहब, रहमानी जी, चरण साहब, हाँ मेरा सवाल रहमानी जी देखिए, ऐसा है कि ये जो सिचुएशन जो कश्मीर में बनी है, चाहे वो ISIS के झंडे जो वहां पर लहराए जाते हैं, चाहे वो मस्जिदों का गैर वापर होता है, वहां पर पत्थरबाजी होती है, इसमें कहीं ना कहीं जो राज्य की सरकार है वो कमजोर है, इसीलिए ये सारी चीजें बात हो रही हैं। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस हमारी कमजोर पड़ी, इसीलिए सारी चीजें दिख रही हैं। मुझे लगा था आप सवाल का सीधे जवाब देंगे, आप चर्चा में सीधे आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो सर है, मैं सीधा ही बोल रहा हूँ कि जब NIA अरे सौरभ शर्मा जी मुझे बोलने दीजिए, नहीं आप बात को घुमा रहे हैं, आप बात को घुमा रहे हैं। सवाल इतना सा सिर्फ है, कश्मीर में अगर किसी ने पत्थर उठाया, कश्मीर में किसी ने बंदूक उठाई, तो उसने जिहाद के नाम पे उठाई। हमें इससे आंखें क्यों चुरानी चाहिए? NIA हुर्रियत के लोगों को अरेस्ट कर रही है, जब तमाम सारे हुर्रियत के लोगों पर रेड हुई है, तब ये महबूबा मुफ्ती क्यों अनकंफर्टेबल फील कर रही है? तब महबूबा मुफ्ती क्यों इस तरह से दिखा रही है कि वो हुर्रियत की बी टीम है? और क्या भारतीय जनता पार्टी को ये तो संबित पात्रा जी बताएंगे, इनकी पार्टी, ये मेरा इन दोनों गाइडलाइन से संबित पात्रा को बताना चाहिए। और दूसरा प्रश्न ये है कि आपने मसरत आलम को छोड़ा, आपने बुरहान वानी के भाई को कॉम्पेंसेशन दी, आपने एक तरफ पत्थरबाजों को गोलियां मारते हैं, दूसरी तरफ पत्थरबाज जो मार रहे हैं भैया, इसको छोड़ा। सीधी सी बात का सीधी सी बात का जवाब नहीं दिया। ये सारे इल्जाम जो है आपकी पार्टी के लोग रोज लगाते हैं, ये रोज हेडलाइन बनती है, ये रोज अखबारों में छपता है, सब जानते हैं। आपने एक बात का जवाब चरण सापरा आपने नहीं दिया, अब आप भी नहीं सुन रहे बाकियों की तरह। जो इल्जाम आप लगा रहे थे बाकियों पर, आप भी वही कर रहे हैं, आप किसी की बात नहीं सुन रहे, आप किसी की बात नहीं सुन रहे चरण सापरा। क्यों नहीं वहां पर गवर्नर रूल लगा रहे? आप किसी की बात सुन क्यों नहीं रहे? मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं, कश्मीर के आतंकवाद को अगर वहां कुछ लोगों का कुछ सिरफिरे लोगों का जो हमारे हैं अपने, लेकिन कश्मीर में बरगलाए गए, और पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद, वहां से भेजे गए किराए के टट्टू आतंकवादी बंदूक लेकर जब यहां आते हैं, तो वो इस्लाम के नाम पर आते हैं, जिहादी इस्लाम के नाम पर आते हैं। मैं फिर इसको फर्क कर दूं क्योंकि इस पर रहमानी साहब आपत्ति करेंगे। वो इस्लाम के नाम पर नहीं आते जिसकी नुमाइंदगी रहमानी करते हैं, वो उस इस्लाम के नाम पर आते हैं जिसकी नुमाइंदगी अबू बकर अल बगदादी करता है, जो सीरिया में बैठा है। अरे ये भाड़े के टट्टुओं को वहां पर क्यों सपोर्ट मिलता है PDP का? भारतीय जनता पार्टी ने PDP से सत्ता छोड़नी चाहिए। ठीक, अब संबित पात्रा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। संबित पात्रा, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा। अब आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि आप इन्हीं आतंकवादियों के ऊपर या इन्हीं पाकिस्तान के किराए के टट्टुओं के ऊपर सॉफ्ट हैं, यह आरोप लगाया जा रहा है। चरण सापरा बोल रहे हैं आपके लिए। देखिए, मैं तो एक उदाहरण दे देता हूं। जब मेजर गोगोई ने
एक बहुत बड़ा काम किया। एक आतंकवादी को जीप से बांध के घुमाया तो इन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आर्मी के चीफ सड़क के गुंडे की तरह बिहेव कर रहे हैं। चिदम्बरम साहब जाके आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ऐसा नहीं करवाना चाहिए था। वो छोड़िए, किसी प्रकार का का जो मंत्री है वो छोड़ दीजिए, कैसे छोड़ दे भैया, वो छोड़ कैसे दे का विरोध। देखिए मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था। चरण साहब प्लीज अब आप उनकी बात पूरी होने दीजिए। चरण साहब बात पूरी होने दीजिए उनकी। आपने बहुत आरोप लगाए, सत्ता है, आप उनकी बात सुन लीजिए। चरण साहब प्लीज बात सुन लीजिए उनकी। और भारत माँ की जय बोलने वालों पर लाठियां बरसाई जाती है। चरण साहब अपने टर्न में बोलूंगा, मैं बिल्कुल इस प्रकार आपका ऑडियो यहाँ से मैकेनिकली बंद करना पड़ेगा, वो अच्छी बात नहीं। आप मेरे शो पर आए, मेरे मेहमान, आप मेरा ऑडियो बंद कर रहे हैं, नहीं करना चाहते, ऑडियो बंद करके नहीं करना चाहते। आपने अपनी बात कह ली, आप जवाब सुन लीजिए ना। आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज संबित। नहीं तो आप मुझे बोलने ही दे रहे हैं। आपने काफी बोला, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, काफी बोला। मैंने 10 सेकंड बोलना शुरू किया तो आप सबसे पहले सौरभ जी बोलना शुरू किए। आप गलत बात करेंगे तो मैं आपत्ति करूंगा। आप गलत बात कहेंगे तो मैं आपत्ति करूंगा, बिल्कुल करूंगा। नहीं गलत। आप सीधे सवाल का जवाब ना देकर के आप केवल अपने सियासी आप केवल सियासी स्कोर पॉइंटिंग करेंगे। अगर आप केवल अगर सियासी रन बटोरना चाहेंगे तो मैं वो नहीं होने दूंगा। कोई सीमा नहीं रखते तो मैं भी सीमा नहीं रखूंगा। आप अगर केवल सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं तो सर उसके लिए आपके पास बाहर बहुत सारे मंच है। यहाँ पर डिबेट किसी और बात पर हो रहा था, मैंने आपको इसीलिए रोका था। स्कोर करना चाह रहा था, बिल्कुल। अब आप उनकी बात सुन लीजिए। जो कहना है उसके ऊपर अगर अंकुश लगाओगे तो मुझे कहीं ना कहीं तो कैसे ना कैसे बोलना है। अब आप एक जवाब ले लीजिए, मुझे ब्रेक लेना, उसके बाद संबित पात्रा प्लीज कंटिन्यू कीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। देखिए मैं इतना कहना चाहूंगा, कश्मीर में जो आतंकवाद का विषय है, जो अलगाववाद का विषय है, वो कोई 1 साल में 2 साल का नहीं है, ये 30 साल चल रहा एक प्रॉब्लम है। स्वाभाविक रूप से पहली बार इस सरकार ने जिस प्रकार से उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है, एक संदेश दिया है कि रोज एक आतंकवादी को हम मार गिराएंगे, किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। देखिए जहां तक ये कहना कि महबूबा मुफ्ती ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस का विषय है, मैं आपको इतना कहना चाहूं, लेकिन ये भी बताओ, देख लीजिए ये कितने परेशान, ये राहुल गांधी वाले इतने परेशान क्यों है भैया? शहीद हुए। अरे राहुल गांधी भैया इतने परेशान क्यों हो? राहुल गांधी और इस्लाम दोनों इतने परेशान क्यों है? 550 हमारे जिहादी भी परेशान, राहुल गांधी भी परेशान। भैया हम आतंकवादी मार रहे हैं, आप दोनों क्यों परेशान हो? अरे आतंकवादी मार रहे हैं भैया, ये राहुल गांधी और जिहादी। आप लोगों ने एक दूसरे की बात पूरी नहीं होने दी, इसलिए ब्रेक के बाद फिर कोशिश करेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आप देखते जाइए, ओ माय गॉड, बिहार में महागठबंधन का सर्कस। दक्षिण कश्मीर में आतंक का एक बड़ा नाम आज खत्म कर दिया गया, अबू दुजाना। हमारे पास वक्त का मैं आखिरी कमेंट में आपसे लेना चाहता हूं जनरल सिन्हा। बहुत सी बातें आपने सुनी है कि आतंकवाद का सामना कैसे किया जाए और ये आतंकवाद कश्मीर में किस फेज में चल रहा है आखिर। देखिए पहली बात तो है कि मेरे 6 प्रश्न थे, आपने इतना कम टाइम दिया, एक ही प्रश्न में पूछ पाया। खैर मैं अब प्रश्न ही पूछूंगा, मैं टिप्पणी करूंगा कि वो अलगाववादी ताकतें जो आज़ादी की बात करते हैं वो देशद्रोही हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी ग्रुप या इंडिविजुअल जो कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करना चाहता है उसको भारतीय संविधान के पैरामीटर्स के अंदर ही बात करना पड़ेगा और आज़ादी वगैरह कॉन्सेप्ट जो है उसको दरकिनार करना पड़ेगा। बातचीत चल रही है जनरल साहब, बातचीत अंडर द कारपेट ऑलरेडी चल रही है। आप लोगों के इतना परेशान क्यों है? आज के बयान क्यों आप अंडर द कारपेट बैठे हुए हैं क्या? अच्छा ठीक है, आपने कहा तो पूछे। संबित फाइनल कमेंट है, सेना और फौज तो अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी। बार बार आपसे कहा जाता है कि पॉलिटिक्स को भी अपना काम करना पड़ेगा, वो स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। संबित पात्रा आखिरी कमेंट। देखिए जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर सॉल्यूशन का कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, उनको बता दिया जाए कि किसी प्रकार का पॉलिटिकल सॉल्यूशन अर्थात आजादी या ऑटोनॉमी के विषय में वो ना सोचे। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही, अरे ये रहमानी साहब क्यों आतंकवादियों के स्पोक्सपर्सन क्यों बन जाते हैं? रहमानी साहब वो आप आतंकवादियों के स्पोक्सपर्सन क्यों हैं? ये इस्लाम के नाम पर आप आतंकवाद का समर्थन क्यों करते हैं? रहमानी साहब व्हाई डू यू एक्ट एज अ स्पोक्सपर्सन ऑफ टेररिस्ट? आप आतंकवादियों के स्पोक्सपर्सन क्यों बन जाते हैं? एसपी सिन्हा, वक्त मेरे पास इतना ही था। अच्छा होता है कि आप सबकी बात एक एक करके सुन पाते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है दुनिया के सामने और साफ गोई के साथ और क्लैरिटी के साथ पहुंच पाता है। लेकिन फिर भी बहुत सी बातें हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज अबू दुजाना मारा गया है। संदेश बार बार जब भी कोई आतंकी मारा जाता है एक ही होता है कि जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ बंदूक उठाई उसका हश्र यही होगा।